नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने कक्षा 12वीं अनिवार्य हिंदी से पद्य भाग से आलोक धनवा जी जो कवि हैं, इनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व अर्थात इनका जीवन एवं साहित्यिक परिचय कल मैंने वीडियो बनाकर अपलोड किया था। आप सबने उस वीडियो को देखा होगा। आलोक धनवा को शायद आप पहली बार पढ़ रहे हैं, इसलिए उनका जीवन परिचय और उनकी रचनाएं आपको पता होनी चाहिए। चाहे हम ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन, पर मित्रों जब हम पढ़ ही रहे हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि प्रतिदिन जिस टॉपिक को हमें पढ़ाया जा रहा है उसे हम कंठस्थ कर लें। शब्दों पर हमारा अधिकार हो, भाषा को व्यवहार में बरतना सीखें। आप कोशिश यदि करेंगे, अभिप्रेरित रहेंगे, तो निश्चित रूप से सीखने के लिए आपके पास समय है और पर्याप्त समय है। जैसे ही विद्यालय खुलेंगे तो फिर आपके पास और बहुत सारा भार बढ़ जाएगा। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, अभी आप निबंध रचना सीख सकते हैं, क्योंकि समय है आपके पास। आप भाषा पर अधिकार कर सकते हैं, लेकिन ये सब तब होगा जब आप स्वयं चाहेंगे, तब आप भीतर से अभिप्रेरित होंगे। भाषा पर आप शब्दों को बरतना सीखेंगे। आप कोई भी एक निबंध के बारे में जानकारी कहीं से भी जुटाइए, फिर उसको अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए। कविताएं जो हम पढ़ रहे हैं उनकी व्याख्या अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें और समझने का प्रयत्न करें। खुद से प्रश्न बनाएं, उन प्रश्नों का उत्तर लिखने का प्रयास करें, क्योंकि वर्तमान जो समय है उसमें सभी विद्यार्थी अब करके सीख रहे हैं। जितनी मेहनत आप स्वयं करेंगे उतना ही आपके पास जो है ज्ञान का भंडार होगा निश्चित रूप से। तो जो वास्तव में अभिप्रेरित हैं, जो वास्तव में भीतर से पढ़ना चाहते हैं, वो कभी भी निष्क्रिय नहीं बैठ सकते, क्योंकि समय बड़ा अनमोल है। मत कर यूँ बर्बाद, कुछ तो ऐसा काम कर लोग करें फिर याद। खैर ये सारी बातें वैसे ऑफलाइन क्लास में बोलने की है, पर फिर भी मैं कुछ बोल देता हूँ। चलो हम सबसे पहले पाठ का सार पढ़ लेते हैं कि इस पाठ में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का शीर्षक होगा पतंग। पतंग कविता के बारे में क्या है, देखिए। पतंग शीर्षक कविता आलोक धनवा के एकमात्र काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है से उद्धृत है। सबसे पहला प्रश्न तो हमारा यही बन गया कि जो कविता है वो कवि कौन है, आलोक धनवा, और उनके कौन से संग्रह से ली गई है। तो उनका संग्रह एकमात्र काव्य संग्रह है और वो है दुनिया रोज बनती है। तो आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए कि ये पतंग जो कविता है दुनिया रोज बनती से ली गई है। यह एक लंबी कविता का तीसरा भाग है। पूरी कविता यहाँ पर नहीं दी गई है मित्रों, ये एक लंबी कविता है। उस लंबी कविता का भी ये जो तीसरा भाग है यह आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं, यह है कवि का मूल भाव। क्या उकेरना चाहता है कवि? पतंग तो एक बहाना है लिखने का, लेकिन बाल सुलभ इच्छाओं जो बालकों में आसानी से देखी जा सकती है, बालकों का व्यवहार कैसा होता है, किस प्रकार से खेल कूद करते हैं, निश्चिंत जीवन जीते हैं। तो बाल सुलभ इच्छाओं, वो क्या क्या इच्छाएं रखते हैं अपने जीवन में, उनके क्या क्या क्रियाकलाप होते हैं, उनकी क्या उमंगें होती है, क्या उत्साह होता है। साथ ही प्रकृति में आए परिवर्तन को सुंदर बिंबों के सहारे प्रस्तुत किया है। प्रकृति में आए परिवर्तन को बाल सुलभ इच्छाएं, बालकों का व्यवहार, बालकों की उमंग उत्साह के साथ साथ जो प्रकृति का जो परिवर्तन है, हमारे देश में वैसे तो जलवायु के आधार पर 3 ऋतुएं होती है, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु और जो है वर्षा ऋतु। लेकिन ऐसे 6 ऋतुएं मानी गई भारतीय संस्कृति में, जिसमें बसंत भी है, शिशिर भी है, शरद भी है, शीत भी है, वर्षा ऋतु भी है, पतझड़ भी है। तो ये जितनी ऋतुएं, तो देखिए अगर परिवर्तन नहीं होगा तो मानव जीवन एक रस निरस हो जाएगा, कुछ भी मज़ा नहीं आएगा जीवन में। तो परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है और प्राकृतिक परिवर्तन इस सृष्टि में सुंदरता भरता है। जीवन में जो है नीरसता नहीं आती है। हम आज गर्मी भी है, कल जो है बारिश भी होगी, आनंद भी आएंगे, मस्तियाँ भी होगी। तो समय परिवर्तनशील है, सब चलता रहता है। तो प्राकृतिक परिवर्तन को सुंदर बिंबों के सहारे, अब बिंब क्या होते हैं, अगला प्रश्न हमारा ये बनता है कि बिंब होते क्या हैं। तो ध्यान देना, किसी भी वस्तु का या घटना का
जब हम याद करते हैं या हम पढ़ते हैं या उसके बारे में सुनते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में उसके चित्र बनने लगते हैं कल्पना से। वो तो इमेजिनेशन है, जो कल्पना से जो चित्र बनते हैं, तो मन में बने हुए चित्रों को हम क्या कहते हैं, बिंब कहते हैं। तो कविता पढ़ने के दौरान कई प्रकार के चित्र हमारे मन में बनेंगे, तो वो जो चित्र बनेंगे वो क्या होंगे, वो बिंब होंगे। तो ये अगला प्रश्न देखिए, मैंने बताया आपको कि बिंब किसे कहते हैं। तो बात जो इस कविता में की गई है वो भादो महीने की गई है। भाद्रपद जो महीना होता है, भाद्रपद के महीने के बाद वर्षा की तेज बौछारों की संभावना समाप्त हो जाती है। सबसे अधिक जो वर्षा ऋतु में पानी की जो झड़ी लगती है वो लगती है सावन में। आपने सुना भी होगा गाना कि लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। तो इस प्रकार से सबसे तेज बारिश तो होती है मित्रों श्रावण के महीने में, लेकिन भादों के महीने आने तक वर्षा की तेज बौछारों की संभावनाएं समाप्त हो जाती है। हल्की फुल्की बारिश गिरती है। शरद ऋतु के आगमन के साथ ही रास्ते सूख जाते हैं, दिन चमकीला हो जाता है, कुछ परिवर्तन हो जाता है, आकाश स्वच्छ दिखाई देता है। बच्चे पतंग उड़ाना चाहते हैं, यानी लगभग जनवरी का महीना आ जाता है। बारिश में क्या होता है, कुछ मटमेला सा तो आकाश होता है, आकाश में बादल छाए रहते हैं, काला आकाश दिखता है, कुछ भी साफ नहीं दिखाई देता, सड़कें गीली दिखाई देती है। तो इस प्रकार से, लेकिन जब भादों का महीना आता है तो कुछ आकाश की चमक भी अलग होती है। आकाश नीला और स्वच्छ होता है, और सूर्य के प्रकाश में एक अलग ही चमक होती है। तो इस प्रकार से प्राकृतिक परिवर्तन भी हमारे अंदर एक उत्साह का संचार करते हैं। तो स्वच्छ आकाश में बच्चे पतंग उड़ाना चाहते हैं। वे साइकिल की घंटी जोर से बजाकर तथा चमकीले इशारों से बच्चों के झुंड को पतंग उड़ाने के लिए बुलाते हैं। इशारों से बुलाते हैं, ये बच्चों के संकेत होते हैं। बच्चों की दुनिया कुछ अलग होती है, रोचक होती है, उनके क्रियाकलाप भी कुछ अलग ही होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर हम आवाज़ लगाकर बुलाएंगे तो घर वाले हो सकता है कि बाहर ही न आने दे। तो वो सब अपने अपने कोड, अपनी कूट भाषा जो है बना लेते हैं कि मैं इस प्रकार से बुलाऊंगा तो कोई घंटी के द्वारा बुलाता है, कोई कहता है कि मैं 2 बार घंटी बुलाऊं तो बाहर आ जाना, बजाऊं तो बाहर आ जाना। इस प्रकार से बच्चों की अपनी एक दुनिया होती है, उनके अलग सारे जो है व्यू रचनाएं होती है, तो योजनाएं बनाते हैं। तो एक मस्ती भरी दुनिया होती है। तो देखिए, कोई अपनी चमकीली साइकिल को लेकर आता है। अब देखो, चमकीली साइकिल जैसे हम बोलेंगे तो साइकिल की चमक हमारी आंखों में कौंधने लगती है, यह है दृश्य बिंब। और उस साइकिल की जो घंटी की आवाज़ है, वो जो हमारे मन में हम सुनते हैं, वो है श्रव्य बिंब। समझिए आप, चाहे आज हम केवल परिचय ही पढ़ पाएँ, लेकिन इसको ढंग से पढ़िए आप। तो बजाकर चमकीले इशारों से बच्चों के झुंड को पतंग उड़ाने के लिए बुलाते हैं। वे डोर से बंधी रंगीन पतले कागज़ और बांस की कमानी से बनी हल्की पतंग को आसमान में ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। देखिए, खेल हमारे अंदर कई सारे परिवर्तन करते हैं। जिस प्रकार से एक होड़ होती है, एक प्रतिस्पर्धा होती है, यही प्रतिस्पर्धा आगे जाकर के हमारे मुख्य कार्य क्षेत्र में, हमारी पढ़ाई के क्षेत्र में आ जाती है। और ये खेल इस प्रकार से हमें जीवन की एक दिशा देते हैं। खेल का हमारे जीवन में बड़ा महत्व होता है। तो पतंगों को सबसे अधिक ऊंचाई तक पहुंचा देना चाहते हैं, मानो आकाश की ऊंचाइयों को छू लेना चाहते हों। और जब वे छतों पर बेसुध कोई सुध बुध नहीं रहती है, बच्चों को ये चिंता ही नहीं रहती कि मैं नीचे गिर। बच्चे इतने समझदार ही नहीं होते। सारी चिंताओं का कारण मुझे जहाँ तक लगता है वो हमारी समझदारी है। तो जब वे छतों पर बेसुध दौड़ते हैं तो मानो छतें नरम पड़ जाती है। मतलब ऐसा लगता है कि छतें भी उनके लिए कोमल हो जाती है, छतों की कठोरता भी उनके कोमल पैरों को नहीं अखड़ती है। वे बेसुध होकर दौड़ते हैं, और जब दौड़ते हैं छतों पर तो फिर धमाधम की आवाज़ आती है। तब ऐसा लगता है कि मानो दिशाओं के मृदंग बज रहे हों, मानो दिशाएं जो है मृदंग के रूप में बज उठी हो। सारा वातावरण एक संगीतमय हो जाता है। और जब वो पेंग भरते हैं, पेंग भरना मतलब उस पतंग की डोरी को पकड़कर एक लचक भरना, नीचे और ऊपर उठना। आपके चित्र मन में आ रहे होंगे कि जब आपने भी पतंग उड़ाई होगी, उसका आनंद आपने भी लिया होगा। तो वे पेंग भरते हुए डाल के लचीले वेग से, जिस प्रकार से हवा के झोंकों से डाल बिल्कुल नीचे आ जाती है फिर ऊपर चली जाती है, उसी प्रकार से बच्चे भी पेंग भरते हैं, तो कभी नीचे और कभी ऊपर उठते हैं। ये है पेंग भरना। वे पेंग भरते हुए डाल के लचीले वेग से छतों के खतरनाक कोनों तक चले जाते हैं। समझिए, वे उन कोनों को खतरनाक क्यों कहा गया होगा? क्योंकि उन कोनों से बच्चों का छत से नीचे गिरने का भय तो रहता है। हो सकता है कि वो नीचे गिर जाएं, इसलिए कोने खतरनाक कहा गया है। लेकिन बच्चों को उन खतरनाक कोनों का भय नहीं रहता। कभी कभी बच्चे छत के किनारों से गिर भी जाते हैं। कई बच्चे गिर गए पतंग उड़ाने के दौरान, लेकिन चोट से बचने पर उनका साहस और उत्साह और अधिक बढ़ जाता है।
यानी आपने देखा होगा कि बच्चे जब एक बार गिर जाते हैं तो फिर बड़े दुगने उत्साह के साथ आते हैं और अपने अन्य मित्रों को क्या कहते हैं, पता है, भाई तो है ना छत से गिर गया, कुछ नहीं हुआ, और अधिक उत्साह के साथ, समझ रहे होंगे आप मेरी बात को, और अधिक उत्साह के साथ फिर वो पतंग उड़ाता है। यानी बच्चा घबराता नहीं है। बच्चा अगर एक बार किसी चीज़ का सामना कर लेता है तो उसे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं, गिर गई तो गिर गई, कोई बात नहीं। बच्चा इस प्रकार की ज़्यादा सोच विचार नहीं करता है, वो अपने खेल में पुनः उसी उमंग और उत्साह के साथ लग जाता है। तो कुल मिलाकर के इस कविता में हमने पढ़ा है पतंग के माध्यम से बाल सुलभ इच्छाएं, बालक का क्रियाकलाप, बालक का व्यवहार, प्रकृति में आने वाले परिवर्तन, सुंदर परिवेश, ये सब चीज़ें हमने इसमें पाठ परिचय के माध्यम से समझिए। किसी भी कवि की कविता को पढ़ने से पहले उसकी भूमिका जान लेना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको कक्षा 10th में भी ये सब कुछ बताया था कि कविता के दो पक्ष होते हैं, एक तो भाव पक्ष होता है और एक उसका कला पक्ष होता है। कला पक्ष में उसके छंद हैं, अलंकार हैं, उसकी भाषा शैली है, बात को कहने का तरीका है, ये सब कला पक्ष में आते हैं। लेकिन मूल रूप से कवि क्या कहना चाहता है ये उसके जो है भाव पक्ष में आते हैं। और जब हम व्याख्याएँ लिखते हैं तो हम व्याख्या के 4 पार्ट होते हैं, आपको बताया था। उसका प्रसंग है, उसका संदर्भ में तो हमें पता होना चाहिए कविता किसकी है, कविता का शीर्षक क्या है, कहाँ से ली गई है ना, कौन सी किताब से ली गई है, और हमें उसके जो है प्रसंग में ये पता होना चाहिए कि कवि इस मूल रूप में, इस काव्यांश या पद्यांश में कवि मूल रूप से क्या कहना चाहता है। जो भाव पूरी व्याख्या में संग संग चले वो प्रसंग होता है, और उस बात का जो विस्तार देते हैं हम, उसका सरलार्थ करते हैं, स्पष्ट करते हुए लिखते हैं तो वो व्याख्या हो जाती है। और विशेष में हमें दोनों पक्षों के बारे में लिखना पड़ता है, भाव पक्ष और कला पक्ष के बारे में। तो इस प्रकार से इस कविता को पढ़ेंगे हम कल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। एक बार परिचय को आप ढंग से पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद हम कल कविता को पढ़ेंगे, बड़ा आनंद आएगा। और अगर हम चाहेंगे तो आनंद आएगा, नहीं चाहेंगे तो आनंद कहाँ से आएगा। आप रुचि लेना शुरू कीजिए, समय निकलता जा रहा है। घर पर अपनी जो है सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उसको आप कंप्लीट करना शुरू करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।